गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग कक्षा 7 का गणित पढ़ेंगे। हम लोग कक्षा 7 का गणित पढ़ेंगे जिसमें हम लोग 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्वांग समता। जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 11वां चैप्टर जो है आपका सर्वांग समता। जिसमें से जो लोग नए हैं एक बार फिर से सुन ले, जिसमें हम 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं सर्वांग समता। ये हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें सर्वांग समता में क्या हमने पढ़ा था कि जब दो आकृतियां आपस में समान हो, जब जिनकी लंबाई चौड़ाई जो है आपस में यदि समान हो गई तो एक दूसरे की क्या होगी, सर्वांग सम होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि रेखाखंड की सर्वांग समता, यदि दो रेखाखंड है उसकी लंबाई समान हो जाए, उसकी माप समान हो जाए तो दोनों रेखाखंड आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। कोणों की सर्वांग समता हमने पढ़ा था कि यदि कोण एक कोण जितने अंश का है और जिसकी तुलना उससे हो रही है वो भी उतने अंश का ही है तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और हमने पढ़ा था वर्गों की सर्वांग समता, यदि दो वर्ग हैं उनकी दोनों की भुजाएं क्या है, बराबर है तो वो दोनों वर्ग क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और आयत है, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गई, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गई तो दोनों आयत एक दूसरे की हो जाएंगे क्या, सर्वांग सम। अब वृत्तों की सर्वांग समता, यदि वृत्त की जो त्रिज्या है वो समान है, वृत्त जो खींचा गया है, दोनों वृत्त खींचे गए हैं, यदि उनकी त्रिज्या यदि समान हो गई तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। अब है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सर्वांग सम है। अब हम पढ़ेंगे आपका अभ्यास 11.1। हम क्या पढ़ेंगे, अभ्यास 11.1। ये हमने एक बार आपको बताया था लेकिन थोड़ा सा आज फिर से हमने इसे शुरू से रिवीजन कर दिया, आपको ध्यान में रहे। अब हम पढ़ेंगे आप 11.1 अभ्यास 11.1 अभ्यास 11.1। यही है आपका अभ्यास आगे। तो देखिए पहला है कि निम्न युग्मों में से कौन से युग्म सर्वांग सम है। अब देखिए कौन सा युग्म सर्वांग सम है। पहला प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सर्वांग सम है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न, कौन सा युग्म सर्वांग सम। तो चित्रों के युग्म मतलब जोड़े दो चित्र दिए गए हैं उसमें से देखना है कि जो चित्र बने हुए हैं क्या एक दूसरे के सर्वांग सम है। तो देखिए पहला बना हुआ है आपका, ये इस तरह से है, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखिए आपको देखकर लग रहा होगा कि जो ये भुजा है, ये भुजा है क्या इस भुजा के बराबर है, ये जो त्रिभुज का आधार है आपका इसके बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं है। ये भुजा क्या इसके बराबर नहीं है, क्या ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा भी इसके बराबर नहीं है। क्या ये भुजा इसके बराबर है, ये भी भुजा इसके बराबर नहीं है। तो क्या ये त्रिभुज सर्वांग सम है, क्या ये त्रिभुज सर्वांग सम है, नहीं ये त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है। आपका ये जो त्रिभुज है सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, आया समझ में ये। यदि ये भुजा इसके बराबर होती, ये भुजा इसके बराबर होती, हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये इतना बड़ा है ये इतना छोटा है तो कैसे बराबर हो सकता है। ठीक है, ये बराबर नहीं है आपका। अब आगे देखिए दूसरे में क्या बना था, इस तरह से। ठीक है, ये बड़ा छोटा नहीं है,
ये आपका बड़ा छोटा नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि क्या ये सर्वांग सम है? तो देखेंगे आप, ये जो भुजा है इसकी क्या है? बराबर है। ठीक है, तो ये भी भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा जो है क्या है? इसके बराबर है, तो ये भी भुजा इसके बराबर होगी। चारों भुजाएं क्या है? जो हमारा वर्ग है आगे वाला उसके क्या है? ये बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो हमारा है सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। ये क्या है? ये सर्वांग सम है। ठीक है, अब है आगे देखिए तीसरा दिख रहा है, तीसरा देखिए, ये इस तरह से। अब देखिए कि क्या ये बराबर है? तो ये बराबर नहीं है। क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं है। तो क्या ये सर्वांग सम होंगे? क्या ये जिस त्रिज्या से ये खींचा गया है उसी त्रिज्या से भी खींचा गया होगा? नहीं, हम देख रहे हैं कि इसकी त्रिज्या छोटी है और इसकी त्रिज्या बड़ी है। ये जो वृत्त है हमारा, इसकी त्रिज्या छोटी है और इस वृत्त की त्रिज्या क्या है? बड़ी है। तो ये जो चित्र है हमारा, ये दूसरे के सर्वांग सम नहीं है, सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, ये सर्वांग सम नहीं है। अब इसी में चौथा है आपका, देखिए ये है आपका दो त्रिभुज है। अब देखिए ये जो इस भुजा है, इस भुजा की क्या है? बराबर है, दिख रहा है हमें। ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। तीनों भुजाएं अगले वाले चित्र के तीनों भुजाओं के क्या है? बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ये सर्वांग सम है। क्या है? ये सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। ठीक है, हो जाएगा। अब ये चारों हो गया, देख लीजिए इसे एक बार, फिर इसे मिटा देते हैं, अगला बनाते हैं। एक बार इसे आप देख लीजिए, फिर इसे हम मिटा के अगला बनाते हैं। हो गया होगा, आगे देखिए। पांचवा, अब देखिए क्या जो ये वाला भाग है इस वाले भाग के बराबर है? नहीं, हमें दिख रहा है कि ये काफी छोटा है और ये काफी बड़ा है। ठीक है, ये वाला जो भाग है क्या इसके बराबर है आपके? नहीं। ठीक है, ये वाला जो भाग है क्या इसके बराबर है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये सर्वांग सम नहीं है। क्या है आपका? सर्वांग सम नहीं है, सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, अब इसी में कोण है आपका छठा मान लीजिए। अब देखिए ये दिया है आपको 70। ठीक है, और एक कोण और बनाया गया है यहाँ पे इधर से, ये भी है आपका क्या? 70 अंश। तो ये 70 अंश है और ये भी 70 अंश है, ये दोनों 70 अंश है। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? सर्वांग सम है। क्या है आपका? सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। ठीक है, हो जाएगा। आगे बताएं।
आगे देखिए, ये आपका पहला प्रश्न हो गया सब। अब है देखिए आपका दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 दिख रहा है, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, कहा है कि निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ कथन लिखे हुए हैं जिसको आधा लिखकर छोड़ दिया है, तो जो हमने पीछे पढ़ा है उसी के आधार पर हमें क्या करना है, ये जो वाक्य है हमारा उसे पूरा करना है। ठीक है, इस वाक्य को हमें जो पढ़े हैं हम उसी को जानकर इसे पूरा करना है, कि हमें पता है कि नहीं, उसे हम पूरा कर लेंगे जो हमें पीछे पढ़ा है, जो हमने पीछे पढ़ा है उसी के आधार पर। तो देखिए पहला क्या हो रहा है, इसमें पहला क्या हो रहा है कि दो रेखाएं सर्वांगसम होती हैं, दो रेखाएं सर्वांगसम होती हैं। देखिए यदि दो रेखाएं सर्वांगसम कब होगी, दो रेखाएं सर्वांगसम कब होगी, यदि इनके बीच की जो उनकी लंबाई है, रेखाओं की यदि लंबाई बराबर है तो वो रेखाएं क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। कह रहा है कि दो रेखाएं सर्वांगसम होती हैं यदि उनकी लंबाई बराबर हो, दोनों रेखाओं की लंबाई जो है यदि बराबर हो तो उनके बीच वो क्या होंगी, रेखाएं सर्वांगसम होंगी। यदि लंबाई समान हो, यदि लंबाई क्या हो, समान हो। दो रेखाएं सर्वांगसम कब होगी, जब उनकी लंबाई जो है क्या हो, समान हो। दो रेखाएं सर्वांगसम होती हैं यदि लंबाई उनकी जो है क्या हो, समान हो। यदि उनकी लंबाई समान है तो रेखाएं क्या होंगी, सर्वांगसम होंगी। अब है दूसरा, अब क्या है दूसरा, दूसरा देखिए कह रहा है कि दो कोण सर्वांगसम होते हैं यदि दो कोण सर्वांगसम होते हैं, यदि दो कोण सर्वांगसम होते हैं, यदि कोण सर्वांगसम होंगे कब होंगे, यदि कोण का क्या समान रहेगा, कोण का जो अंश है, जो डिग्री है वो समान रहे। यदि कोण की डिग्री समान है, एक कोण यदि 50 अंश का है और दूसरा कोण भी यदि 50 अंश का है तो दोनों कोण क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो कोण सर्वांगसम होंगे यदि जो उनके बीच का क्या लिखेंगे, डिग्री, डिग्री समान हो। यदि क्या समान हो, डिग्री समान हो। ठीक है, यदि उनकी डिग्री समान है तो कोण भी क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। दो कोण सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी क्या हो, डिग्री समान हो। यदि डिग्री मतलब एक कोण है 60 अंश का मान लीजिए और दूसरा कोण भी है कितने अंश का, 60 अंश का, तो ये क्या है, इसकी डिग्री अंश की अंश का मान कितने, ये भी 60 अंश का है और ये भी 60 अंश का, तो क्या हो जाएगा, यदि दोनों 60 अंश के हैं तो ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। तो बस कोण सर्वांगसम तभी होगा जब उनकी डिग्री आपस में क्या होगी, समान होगी। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं, दो वर्ग, देखिए दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं यदि, अब दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं, कब सर्वांगसम होंगे, दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं यदि वर्ग की क्या बराबर रहे। अब एक वर्ग है तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो दूसरा वर्ग भी यदि सर्वांगसम है तो उसकी भी भुजा क्या होगी, समान होगी। तो ये दो वर्ग
भुजाएं क्या हो, समान हो। जैसे ये हमारा वर्ग, ये मान लीजिए वर्ग है हमारा, कितने सेंटीमीटर का ये वर्ग है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का। तो ये 4 है, ये भी 4 होगा और ये भी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो उसी तरह एक वर्ग और हो जिसका ये भी क्या हो, 4 हो, तो ये सब भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये वर्ग क्या हो जाएगा, सर्वांशक हो जाएगा। उसी तरह वर्ग, दो वर्ग सर्वांशक तभी होंगे जब उनकी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। जब उनकी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, तभी वर्ग होंगे सर्वांशक। अब आगे है आपका चौथा, आगे है आपका चौथा, दो आयत सर्वांशक होते हैं, दो आयत सर्वांशक होते हैं, दो आयत सर्वांशक होते हैं। यदि अब क्या होगा, यदि आयत में क्या होता है, आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। तो यदि लंबाई और चौड़ाई, दो आयत रहेंगे, सर्वांशक दिखाने के लिए दो आयतों की तुलना करनी पड़ेगी। तो एक आयत की लंबाई दूसरे आयत की लंबाई से और उसकी चौड़ाई दूसरे आयत की चौड़ाई से क्या हो, लंबाई और चौड़ाई दोनों की यदि समान हो जाए तो आयत क्या हो जाएगा, सर्वांशक हो जाएगा, होगा। तो देखिए, दो आयत सर्वांशक होते हैं यदि उनकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई क्या हो, समान हो, लंबाई और चौड़ाई समान हो, लंबाई और चौड़ाई समान हो। आयत सर्वांशक तभी होंगे जब उनकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, समान हो। ठीक है, जैसे देख लीजिए, ये हो गया हमारा क्या, एक आयत, ये हो गया इसकी लंबाई मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का और ये हो गया इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर का। अब सर्वांशक ये तभी होगा जब दूसरा आयत हो और इसकी भी लंबाई है 6 सेंटीमीटर का और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर का। अब ये 6 है तो ये तो होगा इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये हो जाएगा इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। तो आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और इसी की तुलना में दूसरा जो आयत है उसकी भी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगा। तो ये दोनों आयत क्या हो जाएंगे, सर्वांशक हो जाएंगे। कहीं दिक्कत है किसी को, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल और आसान है। अब है ये आपका पांचवा, आगे देखिए पांचवा क्या हो रहा है कि दो वृत्त सर्वांशक होते हैं, दो वृत्त सर्वांशक होते हैं। यदि दो वृत्त सर्वांशक हो जाएंगे, कब सर्वांशक हो जाएंगे, यदि अब वृत्त में क्या होता है, उनकी त्रिज्याएं समान, वृत्त की त्रिज्याएं यदि समान हो जाएंगी, उनकी त्रिज्याएं समान, ठीक है। यदि वृत्त की त्रिज्याएं समान हो जाएंगी तो जो वृत्त बनेगा एक ही माप का बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वृत्त सर्वांशक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बनाया, देखिए अब मान लीजिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या बनाया है, एक वृत्त बनाया 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब जो हमारा अगला वृत्त बनेगा यदि वो भी 2 सेंटीमीटर का ही बने, अब जो ये अगला वृत्त बने हमारा ये यदि 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांशक हो जाएंगे। ये 2 सेंटीमीटर का है, देखने बड़ा छोटा लग रहा होगा लेकिन यहाँ पर हमें त्रिज्या लिखा है 2 सेंटीमीटर। तो यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो तो वृत्त क्या हो जाएंगे, सर्वांशक हो जाएंगे। ये हो गया आपका, एक बार देख लीजिए इसे। तो तीसरा प्रश्न बताएं हम, हो गया होगा, ठीक है। आगे देखिए, मिटा दें इसे।
अब देखिए कह रहा है कि तीसरा प्रश्न कोण DEF सर्वांगसम है कोण PQR के, कोण DEF सर्वांगसम है कोण PQR के, तो कोण DEF यदि 75 अंश है तो कोण PQR ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 आपका कोण है PQR DEF, पहले कोण DEF दिया है आपको, तो एक इस तरह से हम कोण बना रहे हैं DEF, ठीक है, ये कोण बन रहा है कोण DEF। और फिर कह रहा है कि ये सर्वांगसम है कोण, और सर्वांगसम है मतलब बराबर होगा कोण PQR। ये कोण क्या है, इस कोण के क्या है, बराबर है, दिया है कोण DEF सर्वांगसम है कोण PQR। ये होगा कोण DEF क्या है, सर्वांगसम है आपका कोण PQR के। फिर क्या कह रहा है, यदि कोण DEF 75 अंश, अब ये कह रहा है कि कोण जो DEF है वो हो गया कितना, 75 अंश का, तो पूछ रहा है कि कोण PQR ज्ञात कीजिए। अब आपको ये बताना है कि ये जो PQR है वो कितने अंश का होगा। तो देखिए पहले उसने क्या कहा, कहा कि जो कोण DEF है वो सर्वांगसम है PQR के। ये सर्वांगसम कब हुए होंगे, ये कोण जो है सर्वांगसम तभी होगा जब इसके बीच की जो डिग्री है, जो इसके बीच का अंश है, दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। यदि कोण को पहले से सर्वांगसम कर दिया है कि ये सर्वांगसम तो है, तो यदि ये 75 अंश है तो ये भी कितने अंश का होगा आपका, ये भी सर्वांगसम होने की वजह से ये भी आपका 75 अंश ही होगा। आप ये पहले से जानते हैं कि दो कोण सर्वांगसम तभी होंगे जब उनके बीच का जो डिग्री है वो समान हो। तो पहले से कह रहा है कि जो DEF है सर्वांगसम है PQR के, तो कोण DEF यदि दिया है आपको 75 अंश, तो क्या हो जाएगा, PQR क्या आपका हो जाएगा 75 अंश का, कोण PQR बराबर होगा कितना का, 75 अंश। ऐ समझ में, त्रिभुज आपका ये कोण है, कोण सर्वांगसम तभी होगा जब इसके बीच का जो डिग्री है वो समान होगा। तो सर्वांगसम तो उसने पहले से कहा है कि जो DEF है सर्वांगसम है PQR, तो एक यदि 75 अंश है तो सर्वांगसम पहले से हम जानते हैं कि दोनों क्या है, बराबर है, तो PQR क्या आपका कितना होगा, 75 अंश ही होगा। आसान है, हो जाएगा, लगाइए इसे। इसके बाद आपका इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न चौथा, मिटाएं, आगे देखिए। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 4 देखिए आप, कह रहा है कि संलग्न चित्र में कोण X बराबर कोण Y के, एक चित्र बना हुआ है जिसमें कोण X जो है कोण Y के बराबर है और कोण Y बराबर है Z के, मतलब तीनों जो कोण है X Y Z आपस में क्या है, बराबर है। तो कह रहा है कि क्या कोण AOC के सर्वांगसम कोण का नाम बताइए। अब जो AOC पूरा कोण का नाम लिखा हुआ है तो उसके सर्वांगसम कोणों के आपको नाम बताना है, उनके बीच जितने कोण बन रहे हैं जितने अंश का, उसको X Y Z उसने माना है, वो तो बराबर है, तो कोण के नाम आपको दिखाना है कि तो कोण कौन कौन से बराबर हैं। देखिए ये चित्र हो गया, चित्र हम बना रहे हैं पहले, दिख रहा है चित्र, थोड़ा सा इधर बनाते हैं, यहाँ से दिखेगा, देखिए ये हो गया आपका 1 2, यहाँ पे दिया है D, यहाँ पे दिया है आपका C, यहाँ पे दिया है आपका B और यहाँ पे दिया है आपका A।
और इसका जो मध्य बिंदु है आपका वो है केंद्र। अब यहाँ पे है आपका x y z। x y z पहले से वो दिया है कि क्या है, बराबर है। आपका कोण x बराबर कोण y बराबर कोण z पहले से दिया हुआ है कि ये जो x y z के बीच कोण बन रहे हैं वो क्या है, बराबर है। तो क्या कह रहा है कि कोण AOC, कोण AOC के सर्वांग कौन सा कोण होगा। देखिए यदि उनके बीच बनने वाला जो कोण है वो बराबर है तो जो कोण हमारा नाप जो कोण का वो भी बराबर होगा। कोण के बीच का जो अंश है वो क्या है, x y और z, यही नाम दिया है आपका। तो ये क्या है, तीनों बराबर है तो इनके जो कोणों के नाम है वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो AOC, देखिए AOC कहाँ है आपका, AOC आपका ये AOC है, तो AOC के सर्वांग कोण का नाम। तो AOC इतना पूरा दिया है जिसमें x और y दोनों आ गए हैं। AOC के सर्वांग क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं DOB, तो हम यहाँ अपना पूरा लेते हैं DOB, तो इसके बराबर हो जाएगा आपका कोण DOB। ठीक है, AOC बराबर हो जाएगा आपका कोण DOB। तो बस हो गया, कोण AOC सर्वांग हो जाएगा आपका कोण DOB बराबर है, सर्वांग हो जाएगा। ये आपका 11.1 का 4 प्रश्न चौथा सब खत्म हो गया। ठीक है, ये पूरा अभ्यास आपका खत्म हो गया है। आगे क्या पढ़ना है हमें, त्रिभुजों की सर्वांग समता में त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम पढ़ना है। देखिए अब त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम में त्रिभुज सर्वांगसम कब कब होते हैं ये पढ़ना है हमें। यदि त्रिभुजों की तीनों भुजाएं भुजा तीनों भुजाएं यदि बराबर हो गई तब त्रिभुज क्या हो जाएगा, हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। और दूसरा नियम है कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, ये भी एक नियम है। यदि त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण बराबर हो गए, यदि दो त्रिभुज बने हुए हैं जिसमें से दोनों त्रिभुजों की यदि दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाएगा तब भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। और फिर क्या है, कोण भुजा कोण, यदि त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा बराबर हो जाए तभी त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो जाएगा। अब है आपका समकोण कर्ण भुजा RHS सर्वांग समता इसको बोलते हैं। तो समकोण कर्ण भुजा, यदि एक आपका समकोण हो, दूसरा क्या हो, कर्ण बराबर हो जाए और तीसरी कोई भुजा बराबर हो जाए, तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता। देखिए अब इसके बारे में विस्तार से हम लोग कल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम 11.2 का सवाल लगाना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, और नोट्स बनाते रहिएगा, तैयार करते रहिए, जब भी मिला जाएगा कॉपी भी चेक होगा और कुछ क्वेश्चन आंसर भी किया जाएगा एक दूसरे से। तो जो भी समस्याएं रहेंगी थोड़ी बहुत आप उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। हम भी चाहेंगे कि आपको समस्या हो ही ना। ठीक है, बाय बच्चों।